नमस्कार, स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। आज मैं पॉलिटी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक शासन प्रणाली। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे तो इस टॉपिक से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसका मतलब यह है कि टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो दुनिया में हमें 3 प्रकार के लोकतंत्र दिखाई देते हैं मुख्य रूप से। पहला, संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तीसरा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यदि हम बात करें तो इसका उदाहरण एक अकेला देश है और वो है स्विट्जरलैंड। इसे यदि हटा दिया जाए तो मुख्य रूप से दुनिया में 2 प्रकार के लोकतंत्र ही दिखाई देते हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है अमेरिका, और संसदात्मक शासन प्रणाली का है ब्रिटेन। और ब्रिटेन से ही इसे हमने लिया है, तो भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। तो आज के सेशन में हम संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे। चलिए, जब हम सरकार कहते हैं, फिर चाहे वो संसदात्मक शासन प्रणाली की सरकार हो या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार 3 भागों में बटी होती है। पहली, विधायिका, लेजिस्लेचर। दूसरी, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो इस प्रकार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों का कार्यान्वयन करती है और न्यायपालिका ये देखती है कि इन्होंने, विधायिका ने जो कानून बनाया है उसी के अनुसार कार्यपालिका कार्य कर रही है या नहीं। इस प्रकार तीनों के काम बटे हुए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के। अब चूंकि हमने बात की संसदात्मक शासन प्रणाली की, तो भारत के संदर्भ में जब हम विधायिका की बात करेंगे तो विधायिका है संसद, और उस शासन लोकतंत्र की वो शासन प्रणाली जिसके केंद्र में संसद हो और उसके इर्द गिर्द ही बाकी सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित होती हों, उसे हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली के केंद्र में, धुरी में हमें संसद या पार्लियामेंट दिखाई देता है और उसी के इर्द गिर्द अन्य सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके संरचना को समझेंगे। संरचना को समझने का मतलब यह है कि क्या सरकार के इन तीनों अंगों का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, तीनों का एक साथ ही गठन होता है या फिर पहले एक का गठन होता है, उसके बाद दूसरे का, फिर तीसरे का। इसको हम समझते हैं। जब हम संरचना की बात करते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली की,
पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं और इसके गठन के क्रम में जब हम आते हैं तो सबसे पहले जनता आती है। जनता संसद का निर्माण करती है। निर्माण करती है इसका मतलब क्या हुआ? संसद के सदस्यों को चुनती है। संसद के सदस्यों को चुनती है। अब भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो संसद या सदन के दो भाग हैं। कौन कौन से? एक है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। इसे हम आम सदन भी कहते हैं और सरल भाषा में इसे हम लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अब जनता निम्न सदन के सदस्यों का चयन करती है, यानी लोकसभा के सदस्यों का चयन करती है। तो जब जनता लोकसभा के सदस्यों का चयन कर लेती है तो उसी सदस्यों में की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे दल होते हैं और उसमें से संभवतः किसी एक दल को बहुमत मिल जाता है। बहुमत का मतलब क्या हुआ? लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसके 50% से एक सीट अधिक। जिस भी राजनीतिक दल को इतनी सीटें मिल जाती हैं वह क्या करता है? अपना एक नेता चुनता है जिसे हम बहुमत दल का नेता कहते हैं। और जो बहुमत दल का नेता होता है बहुमत दल का जो नेता होता है उसे राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए कहते हैं। और इस प्रकार प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य चुने जाते हैं और इसे ही हम कहेंगे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, हेड होता है, वो होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार न्यायपालिका का गठन होता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में एक क्रम दिखाई देता है। क्रम कैसे? देखिए, सबसे पहले प्रकाश में जनता आती है और जनता संसद का निर्माण करती है। संसद का निर्माण करती है, लोकसभा के सदस्यों का चयन करती है और इस प्रकार संसद का निर्माण करती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है। और संसद को ही हम विधायिका कहते हैं। जो भारत की विधायिका है उसे हम संसद कहते हैं। और फिर इसी संसद के सदस्यों में से ही कार्यपालिका का गठन होता है, क्योंकि कार्यपालिका के जितने सदस्य हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्रिमंडल के सदस्य हो या मंत्रिपरिषद के सदस्य, उन्हें संसद का सदस्य होना पड़ेगा, अर्थात या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकतम 6 माह तक ही अपने पद पर बने रहेंगे। यदि उन्हें आगे के लिए अपने पद पे बने रहना होगा तो ऐसे में उनको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। तो इस प्रकार कार्यपालिका का गठन हुआ और कार्यपालिका के गठन के बाद न्यायपालिका का गठन हुआ। तो इस प्रकार ये क्रम है संसदात्मक शासन प्रणाली का। तो चूंकि सबसे पहले संसद का यानी विधायिका का संसद का गठन हुआ, इसीलिए इसे संसदात्मक शासन
प्रणाली कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार संरचना आपको समझ में आ गई होगी कि पहले जनता प्रकाश में आती है, जनता के बाद फिर विधायिका का गठन होता है दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे हमारा कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका का गठन होता है। ये है पूरा का पूरा क्रम। इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। और एक चीज और समझिए, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो संसदात्मक शासन प्रणाली के लिए आपको जानना चाहिए, और ये है कि यहाँ पे स्थिरता के स्थान पर उत्तरदायित्व को महत्व दिया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका कि स्थिरता के स्थान पर उत्तरदायित्व को महत्व दिया गया। इसका मतलब है कि सरकार अस्थिर होती है, यद्यपि चुनाव हर 5 साल के लिए होता है, और जो संसद के सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। संसद के सदस्य का मतलब लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और इस प्रकार सरकार का गठन होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये तभी तक सत्ता में बने रहेंगे जब तक कि इनका संसद में बहुमत होगा। मुख्य रूप से लोकसभा में बहुमत होगा, तभी तक सरकार बनी रहेगी। यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खोती है तो ऐसी दशा में सरकार की सत्ता समाप्त हो जाएगी, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे सरकार को उत्तरदायी बनाया गया है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से हम बात कर रहे हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो एक बात ये समझिए। और अगर सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खोती है तो पहले 5 साल से पहले ही उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए एक बात और समझिए कि इसीलिए यहाँ पे 2 प्रकार के प्रधान दिखाई देते हैं। दो प्रकार के हेड दिखाई देते हैं। पहला राष्ट्र का प्रमुख, दूसरा सरकार का प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए यहाँ पे स्थिरता नहीं है, प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो सकता है लेकिन राष्ट्रपति का पद बना रहेगा। इसीलिए 2 प्रकार के प्रधान की आवश्यकता होती है संसदात्मक शासन प्रणाली में। फिर चाहे ब्रिटेन में देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए या फिर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी संसदात्मक शासन प्रणाली है और 2 हेड आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो हुई दूसरी बात। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है आपको जरूर जाननी चाहिए कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग दिखाई देता है, दोनों में सहयोग दिखाई देता है।
कैसे सहयोग दिखाई देता है? दोनों मिलकर काम करते हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के सदस्यों को व्यवस्थापिका यानी संसद का भी सदस्य होना पड़ता है। पहली बात कि कार्यपालिका के जितने सदस्य हैं उन्हें संसद का भी सदस्य होना पड़ता है। एक बात और समझिए कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका का निर्माण कर रही है तो वह कार्यपालिका को समाप्त भी कर सकती है। कार्यपालिका को समाप्त भी कर सकती है। कार्यपालिका का मतलब यह हुआ कि सरकार को समाप्त भी कर सकती है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या होगा, इनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, इन्हें त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। कैसे? जब व्यवस्थापिका को, संसद को ये लगता है कि सरकार का बहुमत संसद में नहीं है, इसलिए वह क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है। और यदि यह प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाता है तो ऐसी दशा में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार समाप्त हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी। राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं है, वो स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा भंग हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका का निर्माण भी करती है, बनाती भी है और उसे समाप्त भी कर सकती है। अब क्या ये एक तरफा मामला है? क्या केवल व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका को समाप्त कर सकती है या कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका को समाप्त कर सकती है? जब हम व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए, या संसद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो समझ जाइए लोकसभा की बात हो रही है। तो जो दूसरी बात है इसमें समझिए कि कार्यपालिका भी लोकसभा, जैसे संसद कह रहे हैं हम बार बार, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लेवल पे समझ रहे हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली को समझ रहे हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जब तुलनात्मक ढंग से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप समझिए कि लोकसभा की बात हो रही है। कार्यपालिका लोकसभा को भंग कर सकती है। कैसे? जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यदि यह कह दें कि वह लोकसभा को भंग कर दे, और यदि राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार संसद भंग हो जाती है, लेकिन संसद भंग होने का मतलब लोकसभा भंग हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं, समाप्त भी करते हैं, यानी दोनों के मध्य एक मजबूत रिश्ता है, दोनों सहयोग के साथ काम करते हैं। न्यायपालिका को यदि आप देखें सरकार के संदर्भ में, जो सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका का कार्य तो बिल्कुल पृथक है, लेकिन भारत में आप देखेंगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों के मध्य एक सहयोग है और समन्वय से मिलकर के काम होता है। तो इस प्रकार संसदात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में मुख्य रूप से हमने 3 बातें देखी। पहली, संरचना के स्तर पे जब हम बात करते हैं तो संसदात्मक शासन प्रणाली में चूंकि लोकतंत्र का ये एक रूप है, इसमें सबसे पहले जनता संसद के सदस्यों का चयन करती है, जिसके बाद इसे हम विधायिका कहते हैं, विधायिका का गठन होता है, और उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन होता है। चूंकि सबसे पहले संसद का गठन होता है, इसीलिए इसे हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये हुई पहली बात। जो दूसरी बात है उसमें हमने देखा कि संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 प्रधान होते हैं, एक राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्र का हेड होता है, और दूसरा सरकार का प्रधान,
राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात हमने देखा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एक सहयोग होता है, दोनों एक दूसरे को बनाते हैं तो समाप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।